आज हम आपको वेब सीरीज स्टार ट्रेक के बारे में बताएंगे। अंतरिक्ष यात्री ये देखकर बेहद खौफजदा हो गए कि तकरीबन 30,000 प्रकाश वर्ष तक फैले हुए 7 रहस्यमय सिग्नल सोर्स एक ही वक्त में कायनात में सामने आ गए। ये संकेत इतने देर तक रहे कि सेंसर उन्हें पढ़ सके और फिर अचानक गायब हो गए। इतना मुंतजम ताउन को कोऑर्डिनेटेड एक्शन देखकर ये मुमकिन नहीं लगता था कि ये कोई कुदरती वाकया हो। इतनी दूरी पर इनको पैदा करने वाली एनर्जी इंसानी समझ से बहुत ऊपर थी। सवाल ये था, क्या ये कोई दोस्ती भरा पैगाम था या फिर कुदरत का कोई इरादा? यूएसएस एंटरप्राइज में एक टेक्निकल मसले की वजह से कैप्टन पाइक ने अस्थायी तौर पर यूएसएस डिस्कवरी का कमांड संभाला और सिग्नल ट्रांसमिशन पॉइंट की तरफ सफर शुरू कर दिया। जैसे ही हेल्म्समैन ने सिग्नल के कोऑर्डिनेट्स डाले, डिस्कवरी ने फौरन 5वें दर्जे की वार्प स्पेस में एंट्री ली और बहुत जल्दी मंजिल पर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही वो उस स्पेस से बाहर आए, सामने का मंजर सबको हैरत में डालने वाला था। एक एस्टेरॉयड और क्षुद्र ग्रह को एक सुपर प्लैनेट निगल रहा था। चारों तरफ टूटे हुए छोटे बड़े ग्रहों के टुकड़े बिखरे हुए थे। तभी एक जोरदार झटका लगा और डिस्कवरी की हल किसी चीज से टकरा गई। पास का मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत अनस्टेबल था और सेंसर्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे। तभी श्याओमाई को याद आया कि हाई डेफिनेशन कैमरा आजमाना चाहिए। उसने कैमरा एंगल सेट किया और टुकड़ों की तरफ तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। फोटोज में उन्होंने देखा कि एक दरार में एक स्पेसक्राफ्ट छुपा हुआ था। कम्युनिकेशन ट्राई किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सारू ने अपनी अल्ट्रा लॉन्ग वेवलेंथ विजन से देखा, ये तो अलायंस स्टारशिप हायावाथा था, जिसे 10 महीने पहले क्लिंगन्स ने तबाह कर दिया था। ग्रह की सतह का तापमान -120 डिग्री सेल्सियस था। किसी के जिंदा रहने की उम्मीद बहुत कम थी। लेकिन स्टारफ्लीट प्रोटोकॉल्स के मुताबिक रेस्क्यू मिशन को छोड़ा नहीं जा सकता था। मसला ये था कि एस्टेरॉयड 5000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा था और उसके चारों तरफ चार्ज्ड पार्टिकल्स के बादल थे। ऐसे में टेलीपोर्टेशन नामुमकिन था और शटल भी लैंड नहीं कर सकती थी। सरू ने कहा कि क्रू को रिस्क में नहीं डालना चाहिए, लेकिन पाइक ने इनकार कर दिया और ज़्याओमाई से रेस्क्यू का प्लान बनाने को कहा, ऐसा जो डिस्कवरी को अफेक्ट ना करे लेकिन रेस्क्यू मिशन कामयाब हो। ज़्याओमाई ने एक मुनासिब प्लान बना लिया। उन्होंने प्रोटेक्टिव सूट्स पहने और माइनिंग बोट लेकर उतरने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, 4 माइनिंग शटल्स एक एक करके निकली। हालांकि ड्राइविंग सिस्टम बहुत एडवांस था, मगर आसपास के डेब्री से टकराने का खतरा था। ज़्याओमाई ने कहा सब लोग मैनुअल ड्राइविंग असिस्ट ऑन करें, लेकिन एक लड़का जो टॉप स्टूडेंट था बहुत सेल्फ सेंटर्ड निकला। उसकी गलती से वो क्रैश कर गया और स्पेस जंक बन गया। उसी वक्त पाइक की माइनिंग बोट भी टकरा गई और उसमें दरार आ गई। जब सिस्टम पूरी तरह फेल होने लगा तो पाइक ने इजेक्शन प्रोग्राम एक्टिवेट किया, लेकिन हेलमेट फंस गया। ज़्याओमाई ने रिस्क लेकर एक साथ दोनों को कैबिन से इजेक्ट किया। हवा में डबल रिले कामयाबी से हुआ। वो दोनों घूमते हुए एस्टेरॉयड की तरफ बढ़े, मगर मलबे से बच निकले। थ्रस्टर्स एक्टिवेट करके दोनों स्टेबल हो गए, लेकिन उसी वक्त जमीन में लगे नुकीले कांटे उनके सूट में धंस गए। फिर भी वो जिंदा रहे और रफ टेरेन को पार करके आखिरकार उस स्पेसक्राफ्ट तक पहुंच गए। अंदर घुसने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया। अंदर का माहौल बहुत बर्बाद था, कोई वहां जिंदा नहीं रह सकता था। लेकिन तभी 3 इंटेलिजेंट डिटेक्टर्स सामने आ गए। यकीनन कोई दूर से इन्हें कंट्रोल कर रहा था। ड्रोन उन्हें एक मेडिकल रूम तक ले गए, जहां कई लोग गहरी चोटों के साथ पड़े थे। उनमें से एक मैकेनिकल इंजीनियर अब भी जिंदा था, जो पिछले 10 महीनों से कहीं और फंसा हुआ था। उसने कहा, वो अजीब सिग्नल मैंने नहीं भेजा। तो फिर किसने भेजा? अब सबसे अहम काम था वेव एम्पलीफायर इंस्टॉल करना। ज़्याओमी ने स्पेसशिप की बैकअप पावर चेक की। खुशकिस्मती से वो अभी भी काम कर सकती थी। सिस्टम रिस्टोर किया गया और जो जख्मी क्रू मेंबर्स थे उनको डिस्कवरी शिप पर टेलीपोर्ट कर दिया गया। मगर जब आखिरी ग्रुप की बारी आई, बिजली का ओवरलोड हो गया। ज़्याओमी ने सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की, मगर तभी एक जबरदस्त मैग्नेटिक शॉकवेव ने उसे बाहर फेंक दिया। बाकी सब बच गए। ज़्याओमी अकेला रह गया। वो मायूसी में दौड़ा ताकि डिस्कवरी उससे लॉक कर सके, मगर शॉकवेव ने सब कुछ डिसोरिएंट कर दिया। जब वो आखिरकार पहुंचा, उसकी जांघ पर चोट लग चुकी थी। दर्द इतना था कि उसकी चीख निकल गई। उस हेलुसिनेशन भरे दर्द में उसे एक लाल तितली जैसी परी नजर आई, मगर जब होश में देखा, कैप्टन पाइक वापस आ चुके थे उसे बचाने। ज़्याओमी ने वापसी की एक रहस्यमय चीज पेश की,
मगर टेलीपोर्टेशन सिस्टम उसे लॉक नहीं कर सका। सिम्युलेटर की मदद से स्पेसशिप ने एक छोटे से एस्ट्रॉइड को कामयाबी से पकड़ लिया। लेकिन ये कोई मामूली तारा नहीं था। इसके अंदर डार्क मैटर की गैर मामूली तवानाई छुपी हुई थी। अगर इंसान इस डार्क मैटर टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल कर लें तो इंटरस्टेलर फ्लीट की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। जियाओली ने फौरन लेजर कोर सैंपलर चालू किया और एस्ट्रॉइड से डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके एक्शन ने अचानक पार्टिकल इंस्टेबिलिटी ट्रिगर कर दी। जैसे ही वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी जोन से बाहर निकली, अंगूठे जितना बड़ा एक मटेरियल पार्टिकल इतना भारी निकला कि स्टील के मजबूत फ्रेम को कुचल डाला। उसका वजन करीब 3 टन था। सिस्टम ने इमरजेंसी अलर्ट दिया कि तुरंत सैंपलिंग बंद कर दो। लेकिन जियाओली हार मानने वालों में से नहीं थी, क्योंकि उसने सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए थे। एक तेज झटके में वो करीब 100 मीटर दूर जा गिरी। शायद उसने डार्क मैटर की असली ताकत को हल्के में ले लिया था। डार्क मैटर का पहला सुराग इसी पॉइंट पर मिला था, लेकिन दूसरे सिग्नल पॉइंट की फ्रीक्वेंसी अचानक बदल गई। सिग्नल इतना वीक था कि ग्रेविटेशनल रेड लीड भी उसका पता नहीं लगा सका। कोई ठोस कोऑर्डिनेट निकलना नामुमकिन लग रहा था। जियाओली ने एक आइडिया दिया। अगर स्पेसशिप को मैक्सिमम स्पीड पर चलाकर स्पीड टेकिंग जोन से बाहर निकला जाए तो बाहर और उसी वक्त एक लॉन्ग रेंज सेंसर से सिग्नल पॉइंट मार्क किया जाए तो शायद काम बन जाए। वाकई ये तरीका कारगर निकला। जियाओली ने सिग्नल कोऑर्डिनेट कैप्चर कर लिए, मगर ये 51,450 लाइट ईयर्स दूर था। खुशकिस्मती से डिस्कवरी नाम की शिप के पास स्टिम्ड बन इंजन था, जो किसी भी पॉइंट पर फौरन जंप कर सकता था। हालांकि ये टेक्नोलॉजी फेडरेशन ने वॉर टाइम में बैन कर दी थी। कैप्टन पाइक ने कहा, ये जंग नहीं, लेकिन ये सिग्नल्स इंटरस्टेलर फेडरेशन के लिए बेहद अहम हैं। तो वो इंजन यूज करने पर राजी हो गए। पल भर में डिस्कवरी वहां पहुंच गई। स्टिम्ड बन इंजन का असर इतना तीव्र था कि कैप्टन पाइक को चक्कर आ गए। प्लैनेट स्कैन करने पर पता चला कि वहां इंसान रह रहे हैं। लगभग 11,000 लोग, सादगी भरी जिंदगी में, बिना बिजली के। लेकिन उसी वक्त डिस्कवरी को अलर्ट मिला एक छोटा सा एस्ट्रॉइड ग्रुप ग्रह पर हमला करने वाला था। अगर रोका ना गया तो 1 घंटे में ग्रह तबाह हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ने सिग्नल को ब्लॉक कर दिया था। ग्राउंड टीम से संपर्क कट गया। सरू को लगा शायद यही वो रहस्यमय सिग्नल था जिसने उन्हें यहाँ बुलाया ताकि वो इस ग्रह को बचा सकें। जैकब, जो एक साइंटिस्ट का वंशज था, खुद ये सिग्नल भेज रहा था। वो जानता था कि ये तीनों आम लोग नहीं हैं, लेकिन जब उसने अपनी बात ऊपर वाले पादरी को बताई तो उसने यकीन नहीं किया। पाइक और बाकी लोग पहुंचे, लेकिन पाइक फिर भी सच छुपा गया। तभी एक बच्ची ने गलती से एक डायमेंशनल वॉल को एक्टिव कर दिया। पाइक सबको बचाने के चक्कर में बुरी तरह जख्मी हो गया। जियाओ माई उसे टेलीपोर्ट करके शिप पर ले जाना चाहती थी, लेकिन बाकी क्रू एस्टेरॉयड रोकने के मिशन में बिजी थे। तभी टिली ने एक आइडिया दिया। डिस्कवरी ने तुरंत स्टिम्ड बान इंजन चालू किया और पुराने पकड़े गए एस्टेरॉयड को यूज करके बचे हुए एस्टेरॉयड को अपनी ग्रेविटी में खींच लिया। अंत में ऑर्बिट बदल दी गई, ग्रह बच गया। पाइक को शिप पर टाइम पर ट्रीट किया गया और एडवांस्ड मेडिसिन से उसकी जान बच गई। गिल्ट की वजह से पाइक फिर से चर्च गया और जैकब को सच्चाई बताई। धरती अब भी है, इंसान जिंदा है और बहुत तरक्की कर चुके हैं। जैकब ने आखिरकार चैन की सांस ली। पाइक ने उसे अपनी एनर्जी बैटरी दी, बदले में उस पुराने कैमरे के। बैटरी लगाते ही चर्च फिर से रोशनी से भर गया। शायद ये जन्नत की नई शुरुआत हो। शिप पर लौटकर पाइक ने कैमरा ठीक किया और वीडियो में वाकई एक लाल परी दिखाई दी।